1893 ब्रिटिश शासन के अंतिम दशकों में बुंदेलखंड के घने जंगलों के बीच बहती थी नीलकंठ नदी। गहरी, शांत और रहस्यमयी। लोग कहते थे कि इस नदी के किनारे हर रात नीली धुंध उठती है और उसके भीतर कोई प्राचीन आत्मा पुकारती है। राजा विक्रांत देव सिंह, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपने किले से उस नदी को रोज देखा करते थे। कहते थे कि उनके पूर्वजों ने वहीं कहीं नदी के नीचे एक देव मंदिर बनवाया था, जहां राज परिवार का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। नीलकंठ मणि, एक ऐसी रत्न मणि जो चंद्रमा की रोशनी में नीला प्रकाश बिखेरती थी, परंतु 100 साल से वह मणि गायब थी। एक दिन कलकत्ता विश्वविद्यालय का युवा इतिहासकार आदित्य रत्नाकर बुंदेलखंड पहुंचा। उसका उद्देश्य था नीलकंठ नदी के रहस्य की सच्चाई जानना। वह अपने साथ पुराने अभिलेख, नक्शे और एक पुरानी डायरी लाया था जो उसे कोलकाता के संग्रहालय से मिली थी। उस डायरी में लिखा था, नीलकंठ की धारा में एक ऐसा मंदिर सोया है जो रक्त और विश्वास दोनों से बना है। आदित्य ने गांव वालों से पूछा, क्या कोई नदी के पास जाता है? एक बूढ़ा चरवाहा बोला, नदी तक जाओगे तो लौटोगे नहीं बाबू। वहां रात को रुदन सुनाई देता है, जैसे कोई प्राचीन रानी अब भी विलाप कर रही हो। रात को जब सब सो गए, आदित्य अकेले मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। हवा में महुए की गंध और अजीब सी नमी थी। झींगुरों की आवाजों के बीच नदी की कलकल ध्वनि एक लोरी जैसी लग रही थी, पर कहीं भीतर से कोई धीमा सुर भी था, जैसे कोई शंख बजा रहा हो। अगले दिन आदित्य को नदी के पास पुराने पत्थरों के खंडहर मिले, नक्काशीदार मूर्तियां, टूटी छतें और एक विशाल पत्थर जिस पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा उसे बलिदान देना होगा। वह सोच में डूब गया। तभी पास के गांव की युवती माधवी वहां आई। वह नदी किनारे औषधीय पौधे खोजने आई थी। आदित्य ने उससे पूछा, क्या तुम जानती हो यहां पहले क्या था? माधवी ने धीमे स्वर में कहा, मेरे दादा कहते थे यहां एक रानी का मंदिर था जिसने अपने प्राण उसी नदी को समर्पित कर दिए थे। क्यों? क्योंकि राजा ने धोखा दिया था, और जब मणि गायब हुई, रानी ने खुद को नदी में विसर्जित कर लिया। तब से नदी नीली हो गई। उस रात आदित्य और माधवी ने निर्णय लिया कि वे नदी में उतरकर देखेंगे। पूर्णिमा थी। चांदनी में नदी का पानी सचमुच नीला चमक रहा था। आदित्य ने अपनी लालटेन जलाकर जैसे ही जल में कदम रखा, नीचे की मिट्टी कुछ अलग लगी, मानो वहां कोई पत्थर की सीढ़ी हो। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। अचानक उन्हें जल के भीतर किसी सुरंग का आभास हुआ। वहां हवा का झोंका महसूस हुआ। नदी के नीचे हवा। उन्होंने रस्सी बांधी और अंदर गए। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर पुराने शिलालेख, मूर्तियां और मध्य में एक वेदी जिस पर किसी समय कुछ रखा गया होगा। वेदी के पास टूटा हुआ मुकुट पड़ा था जिस पर लिखा था, रानी पद्मावती सत्य की रक्षक। आदित्य ने देखा, दीवारों पर जल के निशान थे, पर कुछ जगहों पर नीली चमक भी थी। यह किसी खनिज या रत्न की परत है, उसने कहा। तभी दीवार के पीछे से हल्की गूंज आई, जैसे किसी ने शंख बजाया हो। माधवी डर गई। वह आवाज जीवित नहीं हो सकती। आवाज बढ़ती गई और दीवार के एक हिस्से से जल बहने लगा। जल के भीतर से एक मूर्ति धीरे धीरे उभरने लगी। वही रानी पद्मावती की मूर्ति। उसकी आंखों में जड़ा था नीलकंठ मणि। जैसे ही आदित्य ने मणि को छुआ, कमरे में अंधेरा छा गया। एक स्त्री स्वर गूंजा, जिसने सत्य को जगाया वह अब वचन निभाएगा। आदित्य के सामने रानी की आत्मा प्रकट हुई, नीले प्रकाश में लिपटी, शांत पर तेजस्वी। मैं पद्मावती हूं। जब मेरे पति ने राज्य के लिए धर्म बेच दिया, मैंने सत्य को इस नदी में छिपाया, पर कोई ऐसा आए जो लोभ नहीं, ज्ञान के लिए इसे खोजे, तभी मैं मुक्त होऊंगी। आदित्य बोला, मैं ज्ञान के लिए आया हूं रानी। मैं आपका नाम इतिहास में सत्य के रूप में लिखना चाहता हूं। रानी मुस्कुराई। मणि से प्रकाश फूटा और पूरी गुफा नीले जल से भर गई। जब आदित्य को होश आया, वह नदी किनारे पड़ा था। माधवी पास में थी, पर नदी अब शांत थी। कोई धुंध नहीं, कोई आवाज नहीं। आदित्य वापस कोलकाता लौटा। उसने अपने शोध पत्र में लिखा, नीलकंठ नदी केवल एक नदी नहीं, वह सत्य और त्याग की साक्षी है। वहां की मिट्टी अब भी नीली है, क्योंकि उसमें एक रानी का वचन घुला है। ब्रिटिश गवर्नर ने उसकी रिपोर्ट पर अविश्वास जताया, कहा कि यह स्थानीय किंवदंती है, पर आदित्य के पास एक प्रमाण था, एक पत्थर का टुकड़ा जिस पर हल्की नीली चमक थी। सालों बाद जब वह बूढ़ा हुआ, उसने अपने पोते से कहा, अगर कभी नीलकंठ नदी जाओ तो जल में झांकना,
वहां तुम्हें अपने भीतर का सत्य दिखाई देगा। कहा जाता है आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, नदी का जल नीला हो उठता है। लोग कहते हैं कि वह रानी की आत्मा नहीं, उस सत्य की छाया है जिसे कोई मिटा नहीं सकता।